आपके हिसाब से जो भी एस्पिरेंट अभी सोच रहे हैं या फिर लाइफ के डिफरेंट स्टेज पर हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है उन्हें अपने आप से वो एक सवाल कौन सा है जो पूछना चाहिए प्रिपरेशन से पहले? अपने से ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पे क्या असर पड़ेगा। सक्सेस के लिए सपने मत देखना बंद कर दीजिए, फेलियर के लिए प्रिपेयर हो जाइए। हमारा एक बैचमेट था, थोड़ा गुड़ हिंदी बोलता था, वो केरला गार्डन में पहुंच गया। अब वहाँ पे एंटी हिंदी एजिटेशन हो रही थी। तो हर प्रोफेशन में फेलियर तो है ही, और जो फेलियर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। बच्चों पे जो प्रेशर है ना एग्ज़ाम में पास होने का, नंबर लेने का, वो हेल्प नहीं कर रहा बच्चे को, उसको हार्म कर रहा है, उसकी टेंशन और क्रिएट कर रहा है। की लाइफ में यूपीएससी की एंट्री कैसे हुई? कब पता चला कि अब आईएएस बनना है? ये वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं आईआईटी में था, बट मुझे शुरू से ये था कि मैनेजमेंट में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, मैनेजमेंट में जाना है। तो बहुत ज़्यादा आइडिया उस एज में होता नहीं है, और हमारे टाइम पे तो बहुत कम आइडिया होता था। तो मेरे एक भाई थे, वो आईएएस में थे, उनके साथ काफ़ी टाइम हमने बिताया, असम कार्डर के थे, तो डीसी भी रहे। तो थोड़ा सा लगता था कि जॉब एक्साइटिंग है, अच्छा है, पब्लिक डीलिंग होती हैं, लोगों से मिलते हो, और काफ़ी स्कोप है कुछ अच्छा काम करने का। और बेसिकली उसमें ये था कि आप ग्रास रूट्स पे से लेके ऊपर तक काम कर रहे हो। जो बेसिक स्ट्रेंथ है हमारी सर्विस की वो यही है कि शुरू किया आपने, जो पटवारी तक का जॉब मतलब ट्रेनिंग भी करते हैं, बट आपने लैंड मेजरमेंट्स भी किया, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट्स में रहे, उसके बाद फिर आप सेक्रेटेरिएट में आ गए, पॉलिसी मेकिंग में आ गए। तो जो वाइड रेंज है वो ज़रा थोड़ी अपील करती है शुरू में, ये आपको बाकी जगह पे नहीं मिलती। अगर आप किसी नॉन मैनेजमेंट एरिया में चले जाइए और इंडस्ट्री में भी चले जाइए, वो रेंज नहीं मिलेगी आपको जो आपको इन पर्टिकुलर सर्विसेज में मिलती है। और इन पर्टिकुलर सर्विसेज में भी, जैसे फॉरेन सर्विस है, उसमें वो रेंज नहीं मिलेगी। तो आईएएस इसमें यूनिक है कि, और स्कोप है कि आप जनरली, हमारे बच्चे जो घरों में ही होते हैं, तो आप जब निकलते हो तो कार्डर आपका कोई भी मिल जाए। हो सकता है आप केरला कार्डर में पहुंच जाएं, हो सकता है आप तमिलनाडु कार्डर में पहुंच जाएं, रहे आप दिल्ली में पैदा हुए। थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है, नई नई चीज़ें आप देखता है। और फिर जो मसूरी में ट्रेनिंग है वो बहुत एक्साइटिंग है, पूरी कंट्री में और हर लेवल पे। जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या आप एसडीएम हो, तो आपका बिल्कुल ही लोकल लेवल के पॉलिटिशियन से भी वास्ता पड़ रहा है, और लोगों की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने आ रही हैं। अब मुझे याद है, मैं जब एसडीएम था, तो मेरे पास एक बंदा आया, कहता जी मुझे मर्डर कर रहे हैं, मेरा नेबर मुझे मर्डर कर रहा है। मैंने कहा ये कैसे कह सकते हो तुम? उसने कहा जी मैं आपको कह रहा हूँ, अपनी दीवार ऊंची कर रहा है और एक फ्लोर और बना रहा है, तो ऊपर से मेरे पे गोली मार देगा, और जब होली में हमको आना पड़ता है बाहर। तो मैंने सीरियसली नहीं लिया, पता चला कि एग्जैक्टली वही हुआ। तो ऐसे जो एक्सपीरियंसेस हैं ये आपके ऊपर मार्क छोड़ देते हैं। अब आदमी सोचता रहता है, मैं इतने सालों बाद भी मुझे ये लगता है कि मैं भी उसकी लाइफ सेव कर सकता था। वो एक इंसिडेंट दिमाग में आपके रह जाता है। तो इस टाइप के बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। तो मैं तो ये यंगस्टर्स जो आना चाहते हैं, आजकल थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को ये है कि सिक्योरिटी मिल जाएगी, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, थोड़ी सोशल वर्थ हो जाएगी, बट इसके अलावा ये तो चलो हो ही जाएगी, ये तो आप तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लीजिए, ये तो होगा ही सारा। इसके अलावा आपको जो चैलेंज मिलेगी लाइफ में, नई नई प्रॉब्लम्स और नए नए टाइप के पॉलिटिशियंस। अब आप मान लीजिए, अगर आप तमिलनाडु के स्टेट में पहुंच गए तो वहाँ हिंदी स्पीकिंग है। मुझे याद है, हमारा एक बैचमेट था, बड़ा गुड़ हिंदी बोलता था, वो केरला गार्डन में पहुंच गया। अब वहाँ पे एंटी हिंदी एजिटेशन हो रही थी, तो खड़ा होके इसने गुड़ हिंदी में उनको भाषण दे दिया। पहले तो लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा, बाद में तो हंसने लगे कि ये भी एक बेवकूफ़ आया है, हम हिंदी के अगेंस्ट एजिटेट कर रहे हैं और ये हिंदी में भाषण दे रहा है। तो इस टाइप के जो एक्सपीरियंसेस हैं,
ज़रा यूनिक होते हैं। सर आपके हिसाब से जो भी एस्पिरेंट अभी सोच रहे हैं या फिर लाइफ के डिफरेंट स्टेज पर हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है उन्हें अपने आप से वो एक सवाल कौन सा है जो पूछना चाहिए प्रिपरेशन से पहले? अपने से क्या सवाल पूछना चाहिए? जी। अपने से ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो मेरे पे क्या असर पड़ेगा। अगर वो ये समझते हैं कि नहीं मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा, मेरी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, तो ये गलत सवाल होगा। उनका ये होगा ठीक है फेल हो गया तो ठीक है, बट अगर समझ लो मैं पास हो गया, अगर मैं निकल गया, फिर तो एक चैलेंज आ गई ना मेरे सामने। सो बेसिकली जो फेयर ऑफ फेलियर्स है वो लोगों को दूर रखता है इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा। बट दूसरा सवाल ये है कि मैं जब पेपर आएगा, क्योंकि आजकल थोड़ा हमारे टाइम से डिफरेंट हो गया, हमारा तो खैर लॉन्ग आंसर होते थे, आजकल तो मेंस का पैटर्न भी चेंज हो गया है, हो गया, ऑप्शनल भी सारा है पैटर्न चेंज हो गया। जी। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं आज का क्या पैटर्न है, मगर जो भी पैटर्न हो चैलेंज तो सेम है ना, चैलेंज तो सेम है क्योंकि सबके लिए सेम पैटर्न है। और जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, फिर आजकल बहुत ज़्यादा ये आ गए हैं ये जो कंपटीशन रिव्यूज़ और ये और वो सारे इंस्टीट्यूशंस खुल गई हैं। अब मैं तो खड़गपुर में था, पढ़ाता था वहाँ, तो कोई सवाल ही नहीं था इंस्टीट्यूशन अटेंड करने का, तो उसका मुझे कोई डिसएडवांटेज तो लगा नहीं। मगर अब ये है कि जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि 1 लाख रुपए लग जाता है, तो थोड़ा फील करते होंगे बैड, बट दे शुड नॉट फील बैड। मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों को भी ख़राब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में बैठने का ये मतलब है कि आप 10 आदमियों में बैठे हुए हो, तो आपने अगर 10 घंटे लगाए तो आपको तो 1 ही घंटा मिला ना। वही 5 घंटे आप घर में लगा लो, उसका आधा, 10 घंटे से 5 घंटे, तो आपने 5 टाइम्स अपना काम कर दिया ना। तो अपने में कॉन्फिडेंस रखना, अपने में रखना कि हाँ मेरे में ये एबिलिटी है। और आजकल यूट्यूब ये वगैरह बहुत आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा मटेरियल्स अवेलेबल है, आपको मिल जाती है। और दूसरा अवेयरनेस बड़ी रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या पॉलिटिशियन है, क्या पार्लियामेंट है, क्या, ये किताबों से नहीं आपको मिलेगी। जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो टीवी देख रहे हैं, जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो बेटर इंस्टीट्यूशंस हैं जिस तरह हमारे IITs वगैरह हैं, इसमें आपस में जो मिलते हैं आपको लोग बड़े हाई क्वालिटी के मिलते हैं, तो इसलिए उसमें आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है। सिविल सर्विसेज के बाद में इशू आएगा, सबसे बड़ा इशू तो है टू कोप अप विद योर कोलीग्स, कि उनके बराबर मेरी भी नॉलेज होनी चाहिए। वो चैलेंज जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उस चैलेंज का। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि घबराना नहीं चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम से घबराना नहीं चाहिए। एक तो ये होता है कि 100% मार्क्स तो किसी के आते नहीं। अब एक मुझे कब मिला जो कैट दिया, उसने कहता जी अगर 50% आ जाएं तो आप 99.7% ट्वेल्थ तक पहुंच जाते हो। सो अगर आपने आधा सब्जेक्ट भी, आधा कोर्स भी थरली कर लिया तो आपके चांसेस कम नहीं हुए। तो सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे मैथ सब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, चलो मैथ तो कोई लेगा नहीं, जो नहीं लेंगे, बट अगर आप पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन मेरी समझ नहीं आ रही, तो छोड़ दो उसको, उस पर टाइम मत वेस्ट करो। हाँ ये पीरियड मेरे लिए ठीक है, मुग़ल पीरियड मेरे लिए ख़राब है, मुझे नहीं अच्छा लगता, वो पीरियड अच्छा लगता है, तो उसी को पढ़ो। पेपर पढ़ाने देख लेने चाहिए कि किस टाइप का एग्ज़ाम्स आते हैं, और काफ़ी कुछ डिपेंड करता है इस पर कि आप प्रॉपरली जो पेपर है उसको असेस कर पाती हैं कि नहीं एडवांस में, और उसके लिए आप प्रिपेयर करिए। देखिए आप इसमें नॉलेज गेन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, एक BA या MA की स्टडी नहीं हो रही है कि आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, ये कंपटीशन हो रही है, मुझे नंबर लेने हैं बस, और कोई चीज़ क्रूशियल है ही नहीं। इन एग्ज़ाम्स में सिर्फ मार्क्स क्रूशियल है, बाकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज होती है नहीं होती, कल मुझे नेपोलियन या फ्रेंच रेवोल्यूशन या मुग़ल पीरियड याद है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जिस तरीके के सवाल आते हैं, और फिर जो सवाल आते हैं काफ़ी चैलेंजिंग नेचर के होते हैं, मतलब ये नहीं है कि पकी पकाई खिचड़ी है उसको आकर खा लिया, चैलेंजिंग नेचर के होते हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर इट। अब हर आदमी जानता है ये चीज़ कि पहले 15 मिनट तो पेन उठाओ भी नहीं, पूरा पेपर केयरफुली पढ़ो,
एक एक चीज़ समझो, जो आसान है उनको पहले करो, जो डिफ़िकल्ट है उनको बाद में करो। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं, ये तो हर आदमी को पता है जिसने इतने पढ़ाई की है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जिसका होगा उसके ज़्यादा चांस है। ऑल्टरनेटिव माइंड में ज़रूर होना चाहिए प्लान बी। प्लान बी, कि वो आपको फियर ऑफ फेलियर से बचाएगा। प्लान बी हो गया फिर तो कोई बात नहीं, मैं ये करूँगा। एक मेंटल पीस आपकी बनी रहेगी। मेंटल पीस बनी रहेगी और आप प्रॉपरली पढ़ सकेंगे, टेंशन से नहीं पढ़ेंगे। एक टेंशन की पढ़ाई है, एक आराम से बैठ के पढ़ाई करनी है। तो अपना प्लान भी बना के रखिए, और सारे बना के रखते हैं। हमने भी अगर इंजीनियरिंग की तो हमारा प्लान भी था वो, कि अगर यहाँ नहीं आते तो चलो भाई यहाँ तो जॉब मिलेगा ही। तो अब बड़े सारे लोग हैं जो करते हैं, हमने MIT में जाना है, बाहर जाना है, उनको टॉप जॉब मिलना नहीं मिलता, तो प्लान भी अपना स्टार्टअप्स हो जाती हैं, स्टार्टअप करते हैं तो उसी में हिट हो जाते हैं। तो कुछ शुरू में पता नहीं है कि उसने काम के लिए क्या लिखा, और आपको लिए जो लिखा है आपको मिलना ही मिलना है। तो आपका प्लान भी रेडी होना चाहिए, और आपको अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर देना चाहिए कि भैया मैं अपेयर तो कर रहा हूँ, बट इस पे आप उम्मीद ना लगा के बैठिएगा कि निकल ही जाऊँगा। क्योंकि एक पेरेंट्स का भी प्रेशर आ जाता है साथ ही साथ, बहुत ज़्यादा आ जाता है, और आप अपने ऊपर ले लेते हो पेरेंटल प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर। आप किसी गांव से गए, किसी छोटे टाउन से गए, तो होता है कि अरे ये तो निकल जाएगा, तो वो इम्प्रेशन तो दो ही नहीं भाई, हम तो दे रहे हैं, हमने तो। अब ये हर प्रोफेशन में ऐसा ही है। जिसने बेचारे जो एक्टिंग करने के लिए जाते हैं, बॉम्बे में बैठे रहते हैं, 10-10 साल बैठे रहते हैं, छोटे मोटे रोल लेके वापस आ जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो हर प्रोफेशन में फेलियर तो है ही, और जो फेलियर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये है कि प्लान बी वगैरह अपने माइंड में रहना चाहिए। टेंशन कम, टेंशन ज़ीरो। कहना आसान है, करना मुश्किल है, मैं मानता हूँ। टेंशन तो होती है, सबको ही होती है, बट एक नॉर्मल टेंशन है, एक अपने ऊपर ली हुई है आपने, अपने ऊपर ही हावी कर लेते ताकि फिर पढ़ाई नहीं कर पाते। इस तरह की टेंशन, वो टेंशन मत आने दीजिए। जो है नॉर्मल है वो तो है ही। और ये भी आपका गलत होगा कि 10 घंटे रोज़ पढ़ूँ, 5 घंटे रोज़ पढ़ूँ, ये भी ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। हर आदमी के अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी नीड्स हैं। तो अब जनरली पेरेंट्स वगैरह क्या करते हैं, देख रहे होते हैं पढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं। अब वहाँ बैठा हुआ है, चाहे वो किताब खोल के बैठा है, पर माइंड उसका कहीं और घूम रहा है, वो तो पेरेंट्स को पता नहीं है। तो जो पेरेंटल प्रेशर है ये बहुत मारता है। हमें बचपन में याद है कि जब हमें एक पढ़ाई का टाइम होता था कि 7 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक पढ़ना ही है, तो हम ऐसे किताब खोल के ऐसे देख रहे होते थे, और उसके पीछे चाहे कॉमिक की ही बुक्स होती थी, बट ऐसे देख रहे होते थे, बट सबको लग रहा था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बट एक्चुअली बहुत कम समय ऐसा होता था जब हम जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे होते थे। तो ऐसा होता है। तो ऐसा होता है। तो ये एडवाइस पेरेंट्स को है कि अपना बच्चा अपना दे रहा है ना, उसकी चैलेंज है, ठीक है, आपकी काफ़ी लाइफ उस पर डिपेंड करती है, इसमें मैं डिपेंड नहीं करता हूँ। अब प्रेशर मत डालो। ये तो थ्रू आउट अगर पेरेंट्स रियलाइज़ करेंगे, बच्चों पे जो प्रेशर है ना एग्ज़ाम में पास होने का, नंबर लेने का, वो हेल्प नहीं कर रहा बच्चे को, उसको हार्म कर रहा है, उसकी टेंशन और क्रिएट कर रहा है। तो वो तो करना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट पेरेंट्स शुड गिव द इम्प्रेशन कि कुछ भी हो हमें तो एक्सेप्टेबल है। वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हम आपको ये काम तो करा ही देंगे। कोई दुकानदार है, कोई कुछ है, हमारे साथ ज्वाइन कर लेना, ये हमारे चाचे के साथ कर लेना ये। तो अब ये सब चीज़ें हैं जी। सर, अभी यूपीएससी के जो इंटरव्यूज़ हैं अब वो होने वाले होंगे, या फिर अभी चल रहा है, ये जनवरी फरवरी में ही इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। तो वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी मेंस क्वालिफाई किया है और अब वो इंटरव्यू के लिए जो प्रिपेयर करें, उनके लिए अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव, और अगर आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हो, मुझे पता है काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर वो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें कि आपका इंटरव्यू कैसा गया था उस समय। देखिए, मेरा इंटरव्यू तो यूनिक था क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की, फिर भी मैंने फिलॉसफी वगैरह ली हुई थी। सब्जेक्ट जो मेरे थे आर्ट्स के थे। तो मेटाफिज़िक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो मेरे से उन्होंने पूछा कि मैन क्रिएटेड गॉड और गॉड क्रिएटेड मैन। अब इसका आंसर किताबी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। मैं भी सोचता था कि किताबी आंसर तो मैं दे चुका हूँ पहले। तो पता नहीं मेरे माइंड में कैसे आया, मैंने कहा देखो जी, जब मैं छोटा था
तो मेरे फादर कोटगढ़ हिमाचल में है, वहाँ पोस्टेड थे, हम वरांडे में सोते थे। तो उस ज़माने के जो घर थे उनके बाथरूम अलग होते थे घर से, और किचन भी अलग होता था। और रात को आता था, आपको पेशाब आया तो आपको जंगल में जाना पड़ता था। तो मुझे आया, मैंने अपनी मदर को कहा कि उठो, मदर साथ में सोई होती थी। अब मदर बेचारी सोई हुई है, कहाँ से उठे सारा दिन काम करके। उन्होंने कहा बेटे राम 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 बोलो, कोई कुछ नहीं होगा। मैं कहा राम 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 करके मैं वापस आ गया। अब बताइए, मेरे लिए गॉड ने मुझे क्रिएट किया कि मेरी माँ ने गॉड को क्रिएट किया मेरे लिए? सो मैन क्रिएटेड गॉड। तो इस टाइप के जवाब निकल आते हैं। पॉइंट इज़ कि आपका माइंड क्लियर रहती है। हमारे साथ अब क्वेश्चन था कि आप इंजीनियर हो, आपने एक सीट वेस्ट की, एक आईआईटी की सीट आपने वेस्ट कर दी, उससे इतना हमारा गवर्नमेंट का खर्चा हो गया, ये हुआ इलेक्ट्रम है पट्रम है, वो वेस्ट हुआ, और आपके टेक्निकल नॉलेज है, आपको जर्नलिस्ट तो नहीं बन सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तो आपको प्रिपेयर्ड जाना चाहिए। ये तो पूछना है, तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हो। जो गॉड क्रिएटेड मैन वाला है वो नहीं आप प्रिपेयर कर सकते। तो अब इसका प्रिपरेशन आपने की हुई है। मैंने कहा जी देखो, मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे तो आप समझते हो कि मुझे तो नौकरी करनी है, इंजीनियरिंग काम करना है। बट जो लॉयर है उसको क्यों ले रहे हो आप? वो भी तो लॉ कर सकता है जाके। जो हिस्ट्री का बंदा है वो भी तो टीच कर सकता है हिस्ट्री, उसने भी सीट वेस्ट की ना। तो मैंने अलग नहीं की, उसकी भी चॉइस थी यहाँ आना, मेरी भी चॉइस है यहाँ आना, तो आई हैव राइट ऑफ चॉइस ऐसे नहीं माना। ये प्रिपेयर्ड था आंसर कि ऐसा आएगा तो मैं ये जवाब दूंगा। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो प्रिपरेशन है वो ओपन माइंडेड होनी चाहिए। तो एक आया बंदा कहता है जी 2 रुमाल होने चाहिए। 2 रुमाल क्यों? जनरली ये इंटरव्यू विंटर में होती हैं, तो एक रुमाल तो यहाँ लगाने के लिए, एक रुमाल अगर जूते पे जो मिट्टी पड़ी होगी उसको साफ करने के लिए। अब इस टाइप के सुपरफिशियल चीज़ें नहीं हेल्प करती। कौन सी वो इंटरव्यू बोर्ड वाले सारे बड़े बड़े प्रोफेसर बड़े बड़े बैठे हुए आपके जूते देख रहे हैं क्या? हाँ, ऐसे ना पहनो जूते के जो नोटिस ही किए जाएँ। अब थोड़ी मिट्टी पड़ी है तो तुम्हारे रुमाल से साफ करने से वो कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल बनने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंटेबल रहें जैसे आप फॉर्मली रहते हैं। और आपने अगर नहीं, आपके पास कपड़े हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई लिखा तो नहीं हुआ कहीं। सो 2 टाइप की चीज़ें, एक तो एंटिसिपेट हो सकता है, यू शुड एंटिसिपेट। एक नहीं हो सकता, यू शुड बी रेडी फॉर इट। अब मैं क्योंकि आर्ट्स में था, आर्ट्स के पेपर लिए थे, आर्ट साइंस इंजीनियरिंग पढ़ी हुई थी, तो एक किताब थी उस ज़माने में बड़ी पॉपुलर थी, टू कल्चर। तो मैंने काफ़ी नॉलेज डिस्प्ले की थी पढ़े लिखे। फिर जी ये किताब है टू कल्चर, आपने पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी थी। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता कि ना पढ़ी हो। सीपी स्नो की है, सीपी स्नो का मैंने नाम भी नहीं सुना सीपी स्नो का। बाद में बहुत साल बाद जिसने इंटरव्यू ली थी उसने पूछा, उसने कहा नहीं ये तुम्हारे आंसर ठीक नहीं थे। मैंने कहा ऑनेस्ट थे, मैं अगर कह देता मैंने पढ़ी है, मुझे को देने का आइडिया नहीं था। और कुछ सवाल पूछ लेते तो वो बता नहीं पाते फिर उसमें से। हाँ बिल्कुल। जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उसको लेकर बहुत डिबेट रहती है कि इतने अटेम्प्ट्स होने चाहिए, इतने अटेम्प्ट्स नहीं होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इतने साल चले जाते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर। वहीं कुछ लोग का ये भी कहना होता है कि बहुत कोई गांव में है, कोई देहात में है, कोई एक बच्चा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं वो होने चाहिए, और किसी भी एस्पिरेंट को कब प्रिपरेशन अपनी जो है उसे लगना चाहिए कि अब वो कुछ और भी देख सकता है? कंट्रोवर्शियल इशू है। हमारे टाइम पे तो 2 अटेम्प्ट्स अलाउड थे बस, 21 से 24। मैं टॉकिंग जनरल लिस्ट की बात कर रहा हूँ। शेड्यूल कास्ट का मेरे का 2 साल एक्स्ट्रा था जी। तो इन 3 सालों में आप 2 अटेम्प्ट्स कर सकते थे, तो अच्छा था वो। नॉट अ बैड आइडिया कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट जनरली आप करते थे कि थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए, पता चल जाए क्या होता है। इतने लोग उस समय बनाने वाले नहीं थे, इतना ज़्यादा मीडिया नहीं था कि पता चल जाए कि कैसे हुआ। तो सेकेंड अटेम्प्ट टेकन मोर सीरियसली, टाइम भी ज़्यादा हो जाता था प्रिपेयर करने का। तो अब बड़े लोग हैं जो 6th अटेम्प्ट में भी निकल जाते हैं, बाद में ब्राइट हैं, सक्सेसफुल रहते हैं, कोई ये नहीं है कि फेलियर हैं।
जो थ्योरी है वो यही है कि कोई गांव से आता है, ये आता है, वो होता है, उसको ज़्यादा अटैम्प्ट चाहिए। आई समहाउ डोंट एग्री विद दिस। अब वो गांव से आया तो इसका तो मतलब नहीं है ना कि 6 अटैम्प्ट उसको दे दो, एज की एग्जाम्पशन दे दो, क्योंकि हो सकता है उसने पढ़ाई लेट शुरू की हो या बीच में नाम कंप्लीट ब्रेक हो गया हो, तो 21 की एज को ख़त्म करके उसको 5 साल का वो दे दो और बढ़ा दो। बट नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स करने से आपकी सर्विस की क्वालिटी बहुत गिरती है। ज़्यादातर लोग जो है रट रट के उस टाइप के गलत टाइप के लोग निकल जाते हैं, और जो 6 अटैम्प्ट्स इसमें लगा रहा है उसका एम इज़ नॉट सोसाइटी के सर्व करना, उसका एम कुछ और है। ये वही चीज़ है कि भैया मैंने ये जॉब लेने के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए, तो यार ये अभी तो वसूल करने। तो उस टाइप का एम जो है ना वो आजकल बढ़ गया है अनफॉर्चुनेटली। बट मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ जिनका ये एम है। अब कितने आजकल तो मैंने सुना है बहुत सारे लोगों का यही एम है। बट यही होता है कि कई बार बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम में आप उस तरह से अपेयर नहीं कर पाते हो, और बहुत सारी ऐसी भी स्टोरीज आती है जिसमें जैसे मान लीजिए कोई दूर दराज से कोई बच्चा है, कोई एस्पिरेंट है, किसी बार बाढ़ आ गई जिस वजह से उसका एग्ज़ाम मिस हो गया, बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो उन लोगों के लिए तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई डोंट थिंक सो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में आप एक बंदे की लाइफ ख़त्म कर रहे हो, 5 साल 6 साल वही लगा रहता है कि लगा नहीं हुआ सेलेक्ट, तो हर चीज़ के लिए एज ख़त्म हो गई ना, फिर तो कोई दूसरा ऑल्टरनेट काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हैं केसेस। अब कोई स्टडी करे, कोई स्टेटिस्टिशियन स्टडी करे कि कितने लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल रहे हैं, कितने सेकंड में निकल रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा डेटा हो तो पता चले। मेरा अपना ख्याल जो है ये है कि जिन्होंने निकलना होता है फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में निकल जाते हैं, और जिन्होंने नहीं निकलना होता घिसते रहते हैं बेचारों के 6 अटैम्प्ट्स में भी फेल हो जाते हैं। फिर क्या करें? तो ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं अलाउ करने चाहिए। ये किसी भी स्टूडेंट के इंटरेस्ट में नहीं है, सर्विस के इंटरेस्ट में भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सर्विस के इंटरेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रट के आप निकल गए तो एक तो एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ना, हालांकि बड़ा पुराना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला मोस्ट फेयर सिस्टम है, बट बेसिकली ये गलत सिस्टम है। आप क्या उसको जज कर रहे हो? सिर्फ उसकी एक IQ टेस्ट कर रहे हो, एक एग्ज़ाम का, और उसमें भी एक एग्ज़ाम का पैटर्न सेट है, तो अगर किसी ने वो पैटर्न को क्लिक कर लिया किसी के लिए तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पैटर्न ही तो जज कर रहे होते हैं सभी के सभी। ये पैटर्न तो देखो सबको पता होना चाहिए, वो तो इक्वल है। तो जो बिना बेवकूफ़ जाएगा बिना पैटर्न पढ़े वो तो निकलेगा ही नहीं, उसका तो वैसे ही कोई चांस नहीं है। पैटर्न तो देखना ही देखना है। मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के इंटरेस्ट में नहीं है ये कि 5-5 6-6 दफ़ा एक ही एग्ज़ाम देता रहे। और जब ये सर्विसेज दे रहे होते हैं फिर लोग पटवारी का एग्ज़ाम या जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट वाला सारा छोड़ देते हैं, तो बाद में वो भी नहीं मिलती, वो भी रह जाती है। हर आदमी की एबिलिटी गवर्नमेंट सर्विसेज भी डिफरेंट लेवल पे चलती हैं, फ्रॉम कांस्टेबल टू IPS सारा है। अब डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट एबिलिटीज़ चाहिए। कांस्टेबल के लिए जितनी फिज़िकल स्ट्रेंथ है आपकी एजुकेशनल से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। अब आप सारी चीज़ लूज कर जाओगे, ज़्यादा रिसर्च स्टेटिस्टिकल डेटा नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा। मेरा अपना जो ख्याल है, ज़्यादातर जो निकलना होता है फर्स्ट 2-3 टर्म में निकल जाते हैं, बाकी लगे रहते हैं। अब पुराना ज़माना था, मेडिकल भी 10-10 साल में दे सकते थे। अब वो कोई डॉक्टर की क्वालिटी कुछ नहीं आती ना, जो 10 साल तो उसमें लिमिट सेट कर दी, MBBS पास किया। तो मैं इसमें क्लियर व्यू नहीं दे सकता एब्सोल्युटली, बट मेरा अपना व्यू ये है कि ज़्यादा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना सर्विस को फ़ायदा है, ना कंट्री को फ़ायदा है, ना कैंडिडेट को फ़ायदा है। जी। और सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो
नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद, लाइक 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट के बाद जब उनका नहीं होता है तो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम बहुत सारे ऐसी खबरें सुनते हैं आजकल, बहुत सारे सुसाइड की भी खबरें हमें सुनने को मिलती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करने की वजह से वो अनफॉर्चुनेट जो खबरें होती हैं वो हम तक आती है। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या आपका सजेशन होगा जो लाइफ में डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते? तो वो डीमोटिवेट वो नहीं होते हैं, हम करते हैं उनको। हम इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं उसके ऊपर। अब आप देखिए, सक्सेस देखिए लाइफ में आजकल तो खैर वो EQ हैज़ बिकम इक्वली इम्पोर्टेंट, इमोशनल क्वोशेंट जो है, बट सर्विस में भी इमोशनल क्वोशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे क्वोशेंट्स हैं। IQ ने हेल्प किया आपको रिटन एग्ज़ाम में, थोड़ा सा इमोशनल क्वोशेंट ने आपको हेल्प कर दिया इंटरव्यू में, बट बाकी सारे क्वेश्चन तो रह गए ना। सक्सेस के लिए वो बहुत सक्सेसफुल है। हमारे एक कोलीग है जो कि मतलब कि आर्मी के थ्रू आया सर्विस में, कहूँगा नहीं, गवर्नर बन गया, बिल्कुल राइट, रोज टू द टॉप। कोई ऐसी पार्टी, आप रिटायरमेंट के 12 साल 15 साल बाद भी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ मिस्टर सो एंड सो ना दिखे। सोशल आदमी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सोशल स्ट्रेंथ है उसमें। मैं तो एक पार्टी में बोर हो जाता हूँ। सो कई टाइप की क्वेश्चंस हैं। हम IQ को एक ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि सक्सेस के लिए बंदे को और सर्विस को भी सक्सेस के लिए हर टाइप के बंदे चाहिए। अब वो पेरेंट्स के ऊपर है। अब स्पोर्ट्स है, जैसे आप लोग कहते हैं कि अगर तेंदुलकर गाने गा रहा होता और लता मंगेशकर क्रिकेट खेल रही होती तो क्या होता? दोनों का करियर खत्म था, ना वो गाने गा पाता ना ये क्रिकेट खेल पाती। तो दोनों यंग एज से बड़े हुए थे। तेंदुलकर आपको क्या पढ़ा है, ये लोग क्या पढ़े होंगे? 17 साल की एज या 18 साल की एज में आप आ गए क्रिकेट में, तो आपने ग्रेजुएशन भी नहीं की। मेरे ख्याल ज़्यादातर जो टॉप क्रिकेटर्स हैं ग्रेजुएट्स भी नहीं है। तो इनका कौन सा क्वोशेंट था जो इन्होंने इतनी ज़बरदस्त सक्सेस इनको दे दी, वर्ल्ड फिगर बना दिया? तो पेरेंट्स को इसमें हेल्प करना चाहिए बच्चे को कि बेटे तुम्हारी जो एबिलिटी है वो लॉयर बनने की है। मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर है, मैं उसको कहते रहता हूँ लॉयर बनो, नहीं मैंने मैथ्स कर दिया। अरे नहीं आती, मैथ्स छोड़ो परे, पर्सनैलिटी है उसकी, अंग्रेज़ी अच्छी बोलती है। मैं लॉ के लिए ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो पेरेंट्स का भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी बच्चों की अपनी है। पेरेंट्स ने बच्चों को एक पाथ में डाल देते हैं, IAS बन जाओ, IAS बन जाओ, अपने इंटरेस्ट में ये बन जाएगा तो हमारी वैल्यू भी बढ़ जाएगी सोसाइटी में, वो तो कहीं भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपके जो जर्नलिस्ट सक्सेसफुल हैं 80 साल पे अपना रिटायर नहीं होते, तो लगे हुए हैं एंड वेरी वेल नोन। वो तो कभी IAS वगैरह में दिए नहीं, देने का उनका मूड भी नहीं होगा, तो होते तो बहुत सारे निकल भी जाते। तो हर बच्चे को विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ कलीग्स रियलाइज़ करना चाहिए कि मेरी एबिलिटी UPSC के एग्ज़ाम में नहीं है, मेरी यहाँ है या वहाँ है। तो ये कहना कि कोई कहीं फिट ही नहीं हो सकता, ये गलत है। और फिर सोसाइटी में भी तो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे डिफरेंट एंगल से। सब टाइप के लोग चाहिए। राइट सर, आपके टेन्योर पर आते हैं अब। तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि सबको लगता है कि एक बार आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो सॉर्टेड है, लेकिन एक असली चैलेंज जो है वो उसके बाद शुरू होता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी लाइफ का वो सबसे इंटरेस्टिंग फेज़ टेन्योर में वो कौन सा था? आई एम श्योर सभी पोस्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, सब में कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला होगा, बट आपके हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग फेज़ कौन सा था? सबसे इंटरेस्टिंग फेज़ और सबसे चैलेंजिंग फेज़ था 1971 में, जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था त्रिपुरा में। 1 महीने में या 1.5 महीने में हमारे पास, हमारी आबादी थी 16 लाख, तब 10 लाख बांग्लादेश के रिफ्यूजी आ गए थे। बारिशों का पीरियड था, अप्रैल मई से बारिशें शुरू हो जाती हैं, और ये सारे अप्रैल मई में ही आए थे। तो जनरली जब फ्लड वगैरह में होता था तो जो काली मंदिर थे या उनमें लोगों को बैठा देते थे। ये 10 लाख बंदे कहाँ बैठाओ, सारे स्कूल बंद कर दिए, फिर भी जगह नहीं थी बैठने की। मुझे फिर गवर्नमेंट ने रिफ्यूजी रिलीफ कमिश्नर बना दिया। तो जो हमने 2 महीने में वहाँ कंस्ट्रक्शन की,
और मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं, मैंने एक आर्मी वाले वहाँ धीरे धीरे बिल्डअप हो रहे थे, तो मैंने एक आर्मी वाले से पूछा, मैं कहा यार तुम जो कंस्ट्रक्शन करते हो, जब आर्मी मूव करती है तो तुमको मान लो ब्रिज बनानी है या सड़क बनानी है या कुछ बनानी है, तो क्या टेंडर इन्वाइट करते हो? तुम्हारा भी सरकारी विभाग है। कहते नहीं नहीं, हमारे यहाँ टेंडर नहीं होता। हमने मान लो 10 टेंट लगाने हैं, जब 1000 टेंट लगाने हैं तो एक टेंट लगाने का हम पता करा लेते हैं कॉस्ट क्या है, मान तो 10 रुपये है, तो हम 10 रुपये पे अवार्ड कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट 1000 टेंटों का। अब समझे आप, 10,000 वो नहीं का टेंडर नहीं हुआ, 10 रुपये का हुआ, जो कि आपने शॉर्ट नोटिस टेंडर 3 दिन में पूरा कर दिया। हमने भी यही किया, हमने जो हट्स थी उनका एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन बना दिया। एक हट का कॉस्ट था 1100 या 1200 रुपये आया, हमने उसी पे कह दिया कि जो जो लैंड प्रोवाइड करेगा वो हट बना दे, उसको इतने पैसे मिल जाएंगे। सिंपल स्पेसिफिकेशन थी, मटेरियल सारा लोकल था, बैम्बू और घास ही लगता है वहाँ की, चंपा टाइप कंस्ट्रक्शन जो है। 2 महीने में सारे छत के ऊपर छत आ गई। तो ये एक चैलेंज थी। ये आर्मी के एक बंदे से बात करने से फिर मैंने देखा कि एजी का सिस्टम है, बाद में इशू रेज होगा। मैंने एजी को फ़ोन किया, शिलोंग में होते थे, मैं कहा सर ये इशू है, अब आप बताओ। कहते हैं ऐसा करो, मुझे लिख दो ये कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपको लिख दूंगा, ओके नोटेड। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में रिकॉर्डेड रहेगा। हाँ, और एजी के अकाउंटेंट जनरल ने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बाद में जब कंप्लेंट्स आई, ये आई वो आई, तो सबको हमने एजी का दिखा दिया, ख़त्म हो गया। सो बेसिकली ये, इसको मैं चैलेंजिंग एरिया मानता हूँ। और फिर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम आई कि घास जो था, जो छत बनाती हैं घास की बनाती हैं, छंद ग्रास बोलते थे उसको, वो 15 दिन लगते थे उसको रिचार्ज होने में। मतलब जब से अपने घास काट लिया तो 15 दिन के बाद फिर घास निकलता था। अब सारा बियर और छतें बन गई, मतलब हट बन गई, छत नहीं है। तो ये रॉबर्ट कैनेडी जो है, ये आया था वहाँ से अमेरिका की किसी ग्रुप पे, ये यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज से। तो इसने देखा कि मैं इसको ले जा रहा था, कहते ये क्या है, इतने बने हुए हैं, इनकी छत क्यों नहीं लगी? सो आई टोल्ड हिम ग्रास ही नहीं उग रहा, तो मैं क्या करूँ? तो ये वापस गया, 6 हवाई जहाज़ यूएस एयरफोर्स के आगे लैंड किए, और एक वो देख, मैंने कहा पॉलीथीन, वो कहता है पॉलीथीन लगा लो। मैंने कहा 2 कंपनियां बनाती हैं, वो सब वेस्ट बंगाल ने खरीद ली हैं, ICIC बनाता था और एक यूनियन कार्बाइड थी, ये 2 कंपनियां थी। उसने पॉलीफाइबर, हायर क्वालिटी पॉलीफाइबर वहाँ से भेज दिया, वो आके एयरपोर्ट पे फेंक के, ये जो हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है ना, इनके छोटे उसमें भी लैंड कर जाते हैं। सुबह मुझे एरोड्रोम ऑफिसर की फ़ोन आई कि ये क्या है भैया। मैं वहाँ गया, मैंने बाद में मेरे से पूछा गया कि तुमने हिसाब क्यों नहीं लिया उसका। मैंने कहा वो फेंक गया, हमने इकट्ठा करके इसको ड्रग में डाल दिया, यूज़ कर दिया। बाद में तो लोग बस स्मार्ट हो जाते हैं ना कि आपको एंट्री करनी चाहिए, सरकारी मटेरियल है, ये करो वो करो। अब वो पूछते रहे। पॉइंट इज़, आपको ये कह रहा हूँ कि एक्साइटिंग थिंग्स हैपन। अब ये चीज़ें हो जाती हैं, लक है कि वो आ गया। आप कहेंगे लक है, अदरवाइज वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये फिर दूसरा एक्साइटिंग पीरियड जो था मेरा लक्षद्वीप में था। आई वाज एडमिनिस्ट्रेटर देयर। लक्षद्वीप जो है वो 36 आइलैंड है, उसमें 10 वो हैं हैबिटेड, बाकी अनइनहैबिटेड है। यहाँ से कोई 250 मील दूर है मेनलैंड से, तो बड़ी पुअर है कम्युनिकेशन। तो बाकी उनका कुछ उगता नहीं है वहाँ, हैं सिक्की कोकोनट को और बनाना को छोड़ के। और क्योंकि सारा जो है वो है कैल्शियम है, कैरियर सॉइल है, क्योंकि उनकी एनिमल्स की बोन से बना हुआ है वो। मतलब 99.5% जो है कैल्शियम है, तो कुछ नहीं उग सकता उसमें। बट बनाना और कोकोनट उग जाता है। कोकोनट जो है वो, उसकी रूट ज़्यादा डीप नहीं जाती, तो फ्रेश वाटर ले लेता है। बनाना की भी रूट ज़्यादा डीप नहीं जाती, वो भी फ्रेश वाटर ले लेता है। बाकी तो सब सलाइन वाटर है वहाँ। तो वहाँ भी बड़ा भारी चैलेंज है, गुड्स लाना, ले जाना। ब्रिक्स भी बाहर से आएंगे, आपके रबल भी बाहर से आएगा, रेत भी बाहर से आएगी।
इतनी बड़ी चैलेंज में सॉल्व किया। फिर लोगों के ये था कि फ़िशिंग करते हैं, फ़िशिंग में उनका क्या सिस्टम था कि ये जो टूना शोल्स होती हैं टूना फिश की, उसी की फ़िशिंग करते थे। तो वो बर्ड्स होती हैं, टूना फिश छोटी फ़िश के पीछे जा रही होती हैं, वो बर्ड्स भी उसी फिश के पीछे जा रहे होते हैं। तो ये दूर से इनको जैसे बर्ड्स दिखती हैं तो ये अपनी बोट्स लेके चले जाते थे, आइडेंटिफाई करते थे कि कहाँ पर हाँ होंगे कि वो fish। कहाँ टूना फिश होगी तो पकड़ लाते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इनका रेंज बढ़ाओ ताकि ये लगून से बाहर निकल सकें। लगून के अंदर आपको छोटी मछली मिलती है, ये आपको बाहर मिलती थी। तो 10,000 रुपये का एक स्कीम थी गवर्नमेंट की। वो जो एक आउटबोर्ड इंजन होता है, जापान से आया था, उस ज़माने में ही आया था, यामाहा का 22 या 23,000 का था। ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमारा जो स्कीम थी 10,000 की थी। मैं क्या 3 के ग्रुप बना दो, 30,000 दो इनको, एक बोट तो कम से कम चले, बारी बारी चलाएँगे। तो इस टाइप की चीज़ें आज 50 साल हो गए मुझे वहाँ, आज भी वहाँ से फ़ोनें मुझे आती हैं ऑफिस लोगों की कि ये हुआ वो हुआ, जो भी है। मतलब इतने साल रिटायरमेंट के बाद भी सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ हमने ये कुछ किया। तो इस टाइप की एक्साइटमेंट आपको सिर्फ IAS देता है। इतनी वैरायटी ऑफ चैलेंजेस, वैरायटी ऑफ रोल्स, दोनों जगह पे मैंने किताबें भी लिखी। तो वो भी एक थोड़ा एकेडमिक सर्कल्स में भी नोन है, बिकॉज बोथ दिस प्लेसेस आर नॉट दैट वेल डॉक्यूमेंटेड। तो लक्षद्वीप की तो मुझे फ़ोन आती रहती है, कोई ग्रुप्स हैं जो भी रिसर्च कर रहा होता है वो मुझे फ़ोन करता है किताब पढ़ के। तो द सेटिस्फेक्शन विच यू गेन फ्रॉम सर्विस कंटिन्यूज लॉन्ग इनटू रिटायरमेंट, लेट मी टेल यू दिस। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो एस्पिरेंट अब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर एक छोटा सा मैसेज होगा तो वो मैसेज आप कैमरे में देख के क्या कहेंगे? जो अब तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने वाले, उनके लिए कोई भी छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से। जो तैयारी कर रहे हैं उनका मेरी ओर से ये मैसेज आया कि उसको एक पूरी चैलेंज की तरह ना ले लें। उसको वो नहीं है कि लाइफ एंड डेथ का इशू है, वो दैट इज़ एन इशू ऑफ इमीडिएट फ्यूचर। लॉन्ग टर्म फ्यूचर से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप प्रिपेयर हो जाइए फेलियर के लिए, सक्सेस के लिए सपने मत देखना बंद कर दीजिए, फेलियर के लिए प्रिपेयर हो जाइए। आपको ज़्यादा मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए, आपको ज़्यादा मोटिवेट करने का चीज़ें जानने के लिए। अगर फेलियर ही सामने आपके लटकी रहेगी तो आप प्रॉपरली मोटिवेट हो जाओगे। अगर सक्सेस देखोगे तो फिर आपको देखो ओ मैं कलेक्टर बन गया, मेरा झंडा हो गया, मेरी लाल बत्ती हो गई। वो ड्रीम देखनी बंद करो, ये ड्रीम देखनी शुरू करो कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। आई होप जो भी एस्पिरेंट ये वीडियो देखेंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जो एस्पिरेंट आगे चलकर ब्यूरोक्रेसी में आते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपने काफ़ी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो थे वो हमारे साथ शेयर किए। तो थैंक यू सो मच सर।